वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो हाल तो खराब ही है। यूएस ईरान का जो वॉर है इट एंटर्स 5th वीक टुडे, और इस 5वें हफ्ते के अगर हम पूरा आंकलन करें तो बाजार तो तहस नहस हो चुके हैं। और आज निफ्टी ने जो है वो अपना 23 मार्च का लो जो बनाया था 22,471 का, उसको भी ब्रीच करके निचले स्तर देखने को मिले हैं। सो सेल ऑफ कंटिन्यूज और कुछ सेक्टर्स में बाइंग भी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक तो बाज़ारों को स्थिरता नहीं मिली है। अनसर्टन एनवायरनमेंट के बीच बाज़ार जो है वो नीचे की तरफ खिसकते ही जा रहे हैं। अगर हम आज के फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें, पहले तो रुपए की बात कर लेते हैं। आज खुलते ही रुपए में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। करीब 1.25% की स्ट्रेंथ को देखते हुए लग रहा था कि कहीं ना कहीं रुपये संभल जाएगा, लेकिन एक बार फिर 94 के नीचे समय रुपया कामकाज करते हुए एक बार फिर कमज़ोरी बढ़ी है। आज जिस वजह से रुपया मजबूत हुआ था उसमें आरबीआई ने अपनी जो पोजिशंस है रुपये की फॉरवर्ड पोजिशंस उसको कैप किया था फॉर द बैंक्स। दे कैन टेक एन ऑन शोर करेंसी मार्केट टू $100 मिलियन का ही कैप लगाया था। उसके बाद एक रिकवरी देखी हमने, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। 93 के आसपास भी चले गए थे हम, लेकिन उसके बाद एक बार फिर हम रिकॉर्ड लो के आसपास ही कामकाज करते हुए। अगर अब क्रूड की बात करें तो क्रूड में एक बार फिर उछाल देखने को मिला और ब्रेंट जो है 115-116 के आसपास उछल के आ गया है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। एक तो रुपये की डेप्रिसिएशन एंड क्रूड प्राइसेस गेनिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। ट्रम्प साहब के बयान तो अभी भी आ रहे हैं। कभी वो बोलते हैं हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं, कभी बोलते हैं उनको ईरान का तेल चाहिए। तो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बीच में उथल पुथल जो है मार्केट में बिल्कुल बनी हुई है। निफ्टी इस समय 300 से ज़्यादा अंकों की गिरावट के साथ कामकाज करते हुए 22,531 का स्तर है। और सेंसेक्स में इस समय जो है थोड़ी बहुत रिकवरी है, लेकिन रिकवरी सस्टेन नहीं हो रही। 72,556 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी ने तो काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, अभी भी 1400 पॉइंट्स नीचे है। 50,923 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स 28 के पार, तो आज भी 5.5% का इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है आज, क्योंकि कल मार्केट्स फिर से बंद है। सो ट्रंकेटेड वीक। ऐसे बाजार में आपको क्या करना चाहिए? खरीदारी का मौका तो है, लेकिन कहाँ खरीदना चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर गौरांग शाह, हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट डियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड मिस्टर ओशो कृष्णन, ही इज सीनियर एनालिस्ट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एट एंजल वन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गौरांग साहब, बयानबाजी के बीच में बाजार जो है फिर फिसल रहा है। खरीदारी का मौका तो बिल्कुल है, लेकिन वो कन्विक्शन, वो दैट फेथ इन द मार्केट्स इज नॉट कमिंग बैक। वो आएगा भी नहीं। गीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपके चैनल को और आपको सभी को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी ज्यूरी तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। I think one thing that the markets don't like, Gitu, is uncertainty. True. And uncertainty is, वो कहते हैं ना, अनसर्टेनिटी ठूस ठूस के भरी हुई है राष्ट्रपति ट्रंप पे। और उसी का रुझान बाजार में, और हमारा ही नहीं शेयर बाजार, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं, पूरे विश्व भर, उनके खुद के देश में अमेरिका में परिस्थिति काफी कमजोर है। और अगर इसी तरह की बेतुकी बयानबाजी करते रहे तो मेरे ख्याल से ये बाजार में और दबाव डालेगा। और हमारे यहाँ पर एक दूसरी दुविधा ये है कि मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था गीतू कल परसों, हमारे और आपके जो विदेशी संस्थागत मित्र है ना, उन्होंने करीबन $12 बिलियन सिर्फ मार्च में बेचा है जी। और इस साल करीबन $13 बिलियन के आसपास से उसके अधिक बेचा है। तो ये भी एक कारण है कि रुपए में क्यों दबाव आया है जी। आज कुछ प्रयास किया गया आरबीआई की तरफ से, लेकिन आप देखिए ना 93.75 पे मजबूत खुला था रुपया, और अभी अगर आप देखें तो 94.25 या 94.35। तो और इसके पहले भी गीतू आरबीआई ने डॉलर सप्लाई किए थे, 80 पे किए, 85 पे किए, 90 पे भी किए। लेकिन जो चीज कमजोर है उसको आप कितने हद तक बचा पाओगे? तो कुछ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो छोटी मध्यम अवधि के लिए कुछ जान फूंक सकता है, वरना रुपया तो कमजोर है। जब तक विदेशी संस्थागत निवेशक अपनी बिकवाली का सिलसिला खत्म नहीं करेंगे या कम नहीं करेंगे, तब तक रुपए में डॉलर के सामने आपको इस प्रकार की कमजोरी। जहां तक शेयर बाजार का सवाल है, तो अनिश्चितता का वातावरण बाजार में बिल्कुल पसंद नहीं है। तो और ऐसे बाजार में आप
10, 15, 20% या उससे ज्यादा भी नीचे जा सकते हैं। ये पूरी तरह से परिस्थिति पर निर्भर होता है। लेकिन मेरा पोर्टफोलियो भी लाल रंग में है गीतू, मेरा एसआईपी पोर्टफोलियो। मैं स्पष्ट रूप से, और मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई मैं कोई संकोच महसूस नहीं करूंगा ये कहने में, ये स्वीकारने में, वास्तविकता स्वीकारने में आपको क्या डर है। तो जब बाजार 15-20% नीचे गया हो तो स्वाभाविक है किसी का पोर्टफोलियो ज्यादा लाल रंग में होगा, किसी का कम होगा, लेकिन लाल रंग होगा इतना निश्चिंत है। तो निवेश मैंने बंद नहीं किया, मेरा पोर्टफोलियो नुकसान में है, लेकिन मैं निरंतर मेरा निवेश जारी रख रहा हूं। ये ब्लैंकेट डिस्क्लोजर है, एसआईपी मीडियम माध्यम के द्वारा म्यूचुअल फंड एसआईपी में जा रहा है मेरा निवेश। और मेरी नम्र विनंती और दरखास्त है कि अगर आपको 6 महीने साल बाद ये परिस्थिति जैसे जैसे सुधार आएगा, एग्रेशन डी एस्केलेशन में हो जाएगा, और ये जो कच्चे तेल में उबाल जो आया है, नेचुरल गैस में जो, ये जब कम होगा तो बाजार फिर से लौट करके एक नए शिखर पर जाने की पूरी संभावना मुझे लगती है, और ये इतिहास कहता है, मैं नहीं कहता। जी ओशो, निफ्टी में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, 22,559 के आसपास का स्तर है, पर लेकिन आज इसने अपने मार्च 23 के लो को भी एक बार को नीचे को तोड़ दिया था, 22,471 को भी ब्रीच किया था ऑन द डाउन साइड। तो अब आपको क्या लगता है इस रिकवरी पे क्या करना चाहिए? थोड़ी बहुत ही रिकवरी है, आज एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की। वेरी गुड आफ्टरनून गीतू मैम एंड गौरांग सर। फर्स्टली थैंक यू मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। वेल यस, नो डाउट अगर आज हम निफ्टी में देखें तो काफी लोअर एंड पे खुला है, एंड हम अगर मंथली या इस पूरे मंथ में अगर हम मंडे की ओपनिंग देखें तो मेजॉरिटी मंडे एक गैप डाउन के साथ ही निफ्टी ओपन होते हुए दिखाई दिया, बिकॉज वीकेंड्स पे डेवलपमेंट काफी नेगेटिव रह रहे हैं एंड उसके वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव टर्न अराउंड होते जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं जो कि एक फियर इंडेक्स है, वो अपने 52 वीक्स हाई के आसपास होवर कर रहा है, 28 के जोन पे होवर कर रहा है। वो मार्केट को कॉशन बिल्कुल दर्शा रहा है। एंड मार्केट अगर हम इस मंथ में देखें तो बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी नियरली 10% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है, तो नो डाउट यहाँ पे वीकनेस परसिस्टेंट है। बट अगर हम देखें तो काफी ज्यादा डेविएशन निफ्टी में दिखाई दे रहा है अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से। तो लोअर एंड पे ये डेविएशन इंक्रीज होते जा रहा है, एंड हिस्टोरिकली जब भी ऐसा होता है तो यहाँ से पुल बैक आना लाजमी रहता है। बट अभी ग्लोबल कंसर्न्स हैं तो उसके वजह से कोई भी हमें टेक्निकल पुल बैक देखने को नहीं मिल रहा है, एंड साइकिल ऑफ लोअर लोज लोअर हाइस के पैटर्न पे ही निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। आज की बात करें तो आज का जो मैक्सिमम पेन है वो नियर अबाउट 22,700 22,600 के आसपास चेंज हो रहा है, तो मुझे लगता है कोई ज्यादा मूवमेंट निफ्टी पे नहीं देखने को मिलेगा। आज एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, सो वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट लोअर एंड पे कोई भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। अगेन कल छुट्टी है तो आज हो सकता है कि मेजर ट्रैक्शन मार्केट में ना रहे, एंड इवेंचुअली अगर हम देखें वीकनेस मार्केट में काफी ज्यादा ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलता है। तो एक्सपायरी के दिन जितने भी शॉर्ट पोजीशंस हैं वो थोड़े कवर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट ऑब्वियसली हायर लेवल्स पे 22,800 22,600 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाना निफ्टी के लिए आज के दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गौरांग सर, डिसअपॉइंटमेंट बैंकिंग स्पेस से हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर आप निफ्टी के बैंक इंडेक्स को देखें या फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी देखें, पीएसयू हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, सब में डीप कट्स देखने को मिल रहे हैं, और खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने काफ़ी निराश किया है बिकॉज ऑफ द HDFC स्टोरी। पहले वो आई, उसके बाद वॉर, उसके बाद GDP पे इम्पैक्ट एंड ऑल दैट इज गेटिंग इनटू दीज स्टॉक्स। अब क्या करना चाहिए इस प्योरली बैंकिंग स्पेस में? प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स, खरीदारी का मौका तो है, पर अगेन लगता है कि खरीदे या ना खरीदे। नहीं, खरीदारी तो बिल्कुल बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है गीतू जी। लेकिन ये जो सुबह RBI की तरफ से जो डॉलर और रुपए में जो कमजोरी आ रही थी उसको नियंत्रण करने में जो थोड़ी बहुत पाबंदी या प्रतिबंध लगाए हैं, उसको लेकर के कुछ विचारधारा और सोच ये है कि बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी चेंज दैट हैज बीन पुट इन प्लेस बाय RBI, treasury income of banks will get impacted. To some extent, they will get hit. So that's one of the reason why banking is the largest contributor today in taking the markets down. But मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये परिस्थिति को लेकर के कुछ छोटी मध्यम अवधि के लिए ये नीतियों में परिवर्तन किया है RBI ने। जैसे जैसे परिस्थिति थोड़ी सामान्य होगी तो ये जो नियंत्रण है उसको वापस लिया जाएगा। तो वन ऑफ द रीजन इज दैट द स्ट्रीट इज अफ्रेड दैट ट्रेजरी इनकम ऑफ बैंक्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट विल गेट इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस मूव।
आज मेटल्स में काफ़ी अच्छा रुझान है क्योंकि एल्युमिनियम को लेके फिर चिंताएं उभर के आ रही है। आप स्टॉक्स को देखिएगा, यहाँ ओशो नाल्को आज करीबन 5.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। सेल में भी एक अच्छा रुझान है, 6.5% ऊपर हो चुका है। मेटल स्पेस में अभी क्या करना चाहिए? और सी मेटल स्पेस में अगेन अगर हम देखें तो न्यूज के बेसिस पे ही ट्रैक्शन है, बिकॉज एल्युमिनियम का प्राइस आज काफी स्ट्रांगली सर्ज होते हुए दिखाई दिया था। तो जितने एल्युमिनियम रिलेटेड काउंटर्स हैं उनमें एक अच्छा ट्रैक्शन है। नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, वेदांता, ये सारे काउंटर्स आज के लिए काफी अच्छा ट्रैक्शन में मेंटेन कर रहे हैं। बट अगेन यहाँ पे कंसर्न यही है कि ये हायर लेवल्स पे खुले एंड वहां से फ्रेश ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी नहीं बनते हुए दिखाई दे रही है। एंड हायर लेवल्स पे अगेन सस्टेनेबल होना भी एक अभी क्वेश्चनेबल है। बट अगर मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बताऊं तो नेशनल एल्यूमिनियम का टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर बेटर है बाकी सारे टेक्निकल स्ट्रक्चर से, बाकी सारे मेटल स्पेस में। मुझे लगता है ऑल्दो हायर एंड पे 405 408 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उस जोन के लिए नेशनल एल्यूमिनियम में अपनी पोजीशंस बनाने की राय बनेगी। बट अगेन अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म अवधि के लिए निवेशित रहना है तो ज्यादा अच्छा मौका रहेगा ट्रेडर्स को इस अग्रेसिव मार्केट में, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 6% का ट्रैक्शन हायर लेवल्स पे ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है बहुत ज्यादा, तो ज्यादातर कैश में ही बाई करने की राय बनेगी मेटल काउंटर। हिंडाल्को को भी एक बार देखिएगा ओशो, क्योंकि टॉप गेनर है निफ्टी का। यस, हिंडाल्को का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अपने ब्रेकडाउन के नेकलाइन को रिटेस्ट कर रहा है। इस काउंटर में एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन आया था नियर अबाउट 895-900 के जोन पे, आज वापस से उस नेकलाइन को रिटेस्ट कर रहा है। सो टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी एक वेट एंड वॉच का सिनारियो दिखा रहा है। इन केस अगर 900 के ऊपर सस्टेनेबल होता है काउंटर, तब यहां से बाइंग ट्रैक्शन कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। देन हायर टारगेट्स नियरली 945-950 के देखने को मिल सकते हैं। बट करंट लेवल्स पे अभी के लिए अवॉइड करने की राय है। पोजीशन है तो बिल्कुल निवेशित रहें। अगेन 870-75 का सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस से पोजीशन मेंटेन करें। बट 900 के ऊपर कन्विक्शन बाइंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप जो है वो नाल्को, एल्यूमिनियम से जुड़ी हुई कंपनियां, हिंडाल्को में देखने को मिल रहा है। बिकॉज ईरान ने जो है वो यूएई के एक एल्यूमिनियम फैसिलिटी को स्ट्राइक उस पर हिट किया है, तो दैट इज़ वाई एल्यूमिनियम के दाम बढ़े हैं। उसके बाद हमारे स्टॉक प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कंपनीज जो नाल्को, सेल, हिंडाल्को, वेदांता, दे ऑल अप। वेदांता में तो डीमर्जर की खबरें भी हैं, जिसके चलते आज एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है कि अप्रैल में उनका जो डीमर्जर प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक इट प्लान्स टू फॉर डीमर्जर इनटू 5 लिस्टेड कंपनीज बाय अप्रैल 2026। सो दैट्स आल्सो वर्किंग इन द फेवर ऑफ वेदांता। आप गौरांग सर मेटल स्पेस में क्या कर रहे हैं? वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को, सेल, दे आर होल्डिंग अप टुडे। तो धातु क्षेत्र पर टिप्पणी करने से पहले एक थोड़ी बहुत सावधानी या चेतावनी की बात ये कहना चाहूंगा दर्शकों को या निवेशकों को, गीतू, और वो है कि धातु क्षेत्र भी काफी उठापटक के दौर से गुजरने की संभावना रखता है, क्योंकि ये निर्भर है चाइना से क्या खबरें आती हैं, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में फेरस नॉन फेरस के क्या दाम है, ये जो हो रहा है खाड़ी में ऊर्जा, पहले तो ऊर्जा सुविधाओं को यानी कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर टारगेटेड, नाउ I think it has gone to the next level. You are targeting anything and everything that is coming in your radar. करेक्ट। तो ये कहने से आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, तो दोनों हिस्सों में हमारी खरीदारी की राय है, फेरस नॉन फेरस में। एनएमडीसी, नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, इसके अलावा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन पहले तो वही मैं जो चेतावनी की बात कर रहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीधा सीधा असर करता है धातु क्षेत्र को, और दूसरी वास्तविकता ये मेरी खुद की निजी सोच और विचारधारा है गीतू। देखिए, हमारी प्रॉक्सिमिटी मिडिल ईस्ट रीजन से बहुत करीब है जी। और ये जो भी दुर्घटना हो रही है, चीजों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, इन सब फैसिलिटीज को कभी ना कभी तो खड़ा फिर से करना पड़ेगा। करेक्ट। तो तब एक अपॉर्चुनिटी इंडियन सीमेंट एंड मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट टू द मिडिल ईस्ट रीजन, क्योंकि ये जो भी नुकसान है उसको फिर से बनाना तो पड़ेगा, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक मेरी आउट ऑफ द बॉक्स थॉट प्रोसेस। जी चलिए, कुछ और काउंटर्स पे बात कर लेते हैं जो निफ्टी में